हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेस में। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके सामने ऐसे वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होता हूं और आपके सामने ऐसे वीडियो लाता हूं। और आपको बता दें दोस्तों कि ये पूरा चैनल डेडिकेटेड है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इस चैनल से माध्यम से आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा और आपको एक नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। इतना मैं 100% आपको सियोरिटी के साथ बता रहा हूँ दोस्तों। अभी आज चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जो लोग भी इस UPPCS RO UPPCS प्री की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट मैंने अपलोड किया है, क्योंकि मैं वो पूरा कंटेंट UPPCS RO का जो PYQ होता है दोस्तों, यूथ कंपटीशन घटना चक्र और UPPCS प्री के PYQ, उसी का कंपाइलेशन के करके ही मैंने बनाया है। और ये सामने जो अभी वीडियो है आपके स्क्रीन पे, ये भी उसका कंपाइलेशन, ये PYQ का सबका दोस्तों। तो एक बात बता दें दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं वो सही बात है, पढ़ना चाहिए, बुक से पढ़ रहे हैं या कहीं क्लासेस लिया है या कोचिंग लिया है, लेकिन ये कंटेंट जो होता है एक जगह कोई नहीं पढ़ा पाएगा और एक जगह एकत्र करके आपके सामने प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दोस्तों, आप अगर अपने भाई को सपोर्ट करते हैं तो ये और भी चैनल ग्रोइंग करेगा और भी लोगों के पास जाएगा और अच्छा मैं बेहतर करने का कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि मुझे कोई पैसा कोई इनकम नहीं चाहिए। मुझे बस चाहिए कि हाँ, मेरा चैनल खूब ग्रो हो, कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास ये नॉलेज और ये लोग उससे अपना लाभ उठा सके और उनको बेनिफिट हो चुका है दोस्तों। अभी प्रेजेंट में जूनियर असिस्टेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट RO उसका से UPSI UP पुलिस SSC हो गया, बैंक हो गया, इन सब एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके लिए भी ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब वीडियो आप लोगों को खुद मालूम होगा कि इकोनॉमिक्स जो होता है या ऑर्गेनाइजेशन के एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसमें भी अभी एक दो क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था जो रेडियो ऑपरेटर का पुलिस का, उसमें आया था दोस्तों कि पैन जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। और मुझे लग रहा है RO में RO आया था, हाँ RO का ही शायद पेपर में भी आया था पैन का फुल फॉर्म, या RO से पहले कोई एग्ज़ाम होता है उसमें भी शायद आया था दोस्तों, कि पैन जो होता है जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है उसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ऐसे सारे एग्ज़ाम में आता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि RO के बच्चे ही बस पढ़ेंगे या UPPCS प्री जो तैयारी करते हैं उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये थोड़ा चैनल के बारे में और इस वीडियो के बारे में और ये सामने जो आपके स्क्रीन पर देखा है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। अगर आपको लग रहा हो कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है तो उसके लिए सॉरी। अभी आज के सामने जो स्क्रीन पे है वो आप देख सकते हैं कि एब्रिविएशन रिलेटेड गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ज़्यादातर फुल फॉर्म पूछे जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, फास्ट बोलूँगा और फास्ट चलेंगे। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है ये वीडियो आधा घंटा के ऊपर चला जाए, इसलिए मैं कम कम क्वेश्चन जो होते हैं उन्हीं को जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को एक्सप्लेन करूँगा, बाकी आप लोग बस देखते जाइए। चलिए देखते हैं। पहला जैसे क्वेश्चन है आपके सामने AICTE। तो AICTE बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि ये जो होता है एक टेक्निकल एजुकेशन जो होता है, हायर एजुकेशन, उस टाइम स्थापना किया गया था, जो पूरा जो शिक्षा विभाग है उसको मेंटेन करता है दोस्तों, उसको रेगुलेट करता है पूरे अपने इंडिया में जो शिक्षा के जो भी टेक्निकल एजुकेशन हो गया है और अदर भी जो भी होंगे, तो उन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो कॉलेज हैं उनको पूरा वो रेगुलेट करता है और शिक्षा की व्यवस्था को मेंटेन करता है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक, अब इस आप लोग को बता दें कि ये जो होता है AICTE का फुल फॉर्म तो आपको मालूम चल गया। अब इसकी स्थापना पूछ लिया जाता है कई बार। इसकी स्थापना हुआ था नवंबर 1945 ईस्वी में। AICTE की स्थापना नवंबर 1945 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है, हेड क्वार्टर जो होता है वो आपका न्यू दिल्ली में है। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक, तो इसका हेड क्वार्टर हो गया न्यू दिल्ली में। उसके बाद से लास्ट इसका पूछ लिया जाता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये आपको देख के पता चलेगा एजुकेशन है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये आता है। तो ये 3 फैक्ट हो गए और एक 4 फैक्ट ये इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इस ऐसे ही आपको हर एक को, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो एक्सप्लेन कर दूँगा, बाकी और भी आप लोग ऐसे ही एक्सप्लेन करिएगा और ऐसे ही फ्लो चार्ट में डायग्राम बना के आप लिख लीजिएगा अपने नोट में। और वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको खुद ही
याद हो जाएगा, या अपना हैंड रिटन नोट बना लीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए उनको प्लीज़ मैं कहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये पूरा PDF आपको टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो जो जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है AMFI आता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एस्कॉम जो होता है वो होता है एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, BOP। तो बी से हो गया बैलेंस, O से ऑफ और P से पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका BSE होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये आपको बता दें दोस्तों कि ये अपने इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज होता है। ठीक, इंडिया का अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है, जिसको लोकेट करता है दलाल स्टेट। ठीक, जिसको लोकेट करता है आपका दलाल स्टेट लोकेट करता है, दलाल स्टेट लोकेट करता है। इसको दलाल स्टेट को हम और भी नाम से जानते हैं, जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट। ठीक, तो ये तो हो गया दोस्तों कि BSE जो होता है वो अपने इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, स्टॉक मार्केट होता है, उसको पूरा रेगुलेट करता है। उसी को BSE के अंदर ही कंट्रोल होता है वो। और इसका लोकेशन जो दलाल स्टेट, जिसका का नाम होता है वॉल स्ट्रीट है। और इसका हेड क्वार्टर जो होता है दोस्तों ये है मुंबई। ठीक, मुंबई इसका हेड क्वार्टर है। तो BSE का हेड क्वार्टर मुंबई है दोस्तों। अब आपको बता दें कि इसके चेयर आप लोग को याद होगा या नहीं याद है, तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और अभी बता रहा हूँ कि BSE जो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना जो है दोस्तों, स्टेबलाइजेशन जिसे बोलते हैं, स्टेबलाइज हुआ था, यह स्थापना जो है ये हुआ था आपका 9 जुलाई 1975, 9 जुलाई 1875 ईस्वी में। 9 जुलाई 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। यहाँ पे लिख लीजिएगा 9 जुलाई 1875। दोस्तों चूँकि मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ और तो इसलिए मोबाइल में आप जानते हैं कितना बड़ा स्क्रीन होता है, इसलिए पूरा स्क्रीन पे आ नहीं पाता, सही से लिख नहीं पाता हूँ और सही से हो नहीं पाता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और मेरा सब्सक्राइबेशन बढ़ता है और वीडियो अगर वायरल होता है और अच्छे जगह ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं और अगर कुछ इनकम होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छा सा स्क्रीन लेने का, जिस पर आपको अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करके, अच्छे से एक्सप्लेन करके, अच्छे से आपको लिख के बता सकूँ, क्योंकि स्क्रीन छोटा होता है तो पूरा लिखा नहीं पाता है। चलिए ये देख सकते हैं BSE जो होता है इसका स्थापना 9 जुलाई 1875 ईस्वी में हुआ था। इसके अभी प्रोजेक्ट में चेयरमैन या अध्यक्ष बोल सकते हैं, पूछ लिया जाएगा अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष दोस्तों जो हैं वो प्रमोद अग्रवाल है, प्रमोद अग्रवाल हैं। तो BSE के अध्यक्ष जो है दोस्तों प्रमोद अग्रवाल हैं। चेयरमैन जो होते हैं वो प्रमोद अग्रवाल हैं। स्थापना 9 जुलाई 1875 ईस्वी में था। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसको ये रेगुलेट करता है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो होता है इसी के अंदर आता है। ये लोकेट करता है दलाल स्टेट और इसको दलाल स्टेट को ही कहा जाता है वॉल स्ट्रीट। इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं CADP, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। CAG देख सकते हैं आप लोग, CAG कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। अब इससे आप लोग को याद होगा कि CAG को क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। तो ये क्या है, कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये किस में आते हैं? तो इनकी नियुक्ति जो होता है, पहले तो ये दोस्तों ये CAG जो है इसको लाया था आर्टिकल 148, याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद जो होते हैं 148 के द्वारा इनकी CAG जो हैं इनको लाया गया था, इनकी नियुक्ति होती है आर्टिकल 148 के द्वारा। और इनकी नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। जो भारत के अभी राष्ट्रपति जो हैं वो करते हैं CAG की नियुक्ति। अभी कौन है भारत के राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो भारत की सेकेंड महिला राष्ट्रपति हैं और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक, उनका होम टाउन या आप लोग बोल सकते हैं कहाँ की रहने वाली, तो उड़ीसा मयूरभंज की रहने वाली है। और वो राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो ये सब भी क्वेश्चन आ सकता है और करंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हो गया कि CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और किसके कहने पर करता है? तो प्रधानमंत्री जो अपने PM है नरेंद्र मोदी जी जैसे अभी प्रेजेंट में है, तो जो प्रधानमंत्री है उनके नामकरण से ही राष्ट्रपति जो होता है CAG को जो है इसको नियुक्ति करते हैं। ये आता है CAG आर्टिकल 148 के द्वारा। इसकी जो
कार्यकाल होता है सीएजी का कार्यकाल वो 100 वर्ष, ठीक, या 65 वर्ष जो उसकी आयु होती है उसमें से जो पहले हो उसी से दोबारा इसको रिटायर कर दिया जाता है। तो दोस्तों सीएजी जो होता है उसका 100 वर्ष अगर पूरा होगा तो वो भले वो 65 वर्ष पूरा नहीं है तो उसके थ्रू इसके थ्रू वर्ष हो जाएगा। अगर 100 वर्ष नहीं हुआ है लेकिन 65 वर्ष पहले पूरा हो जा रहा है तो इसको हटा दिया जाएगा। तो ये हो गया सीएजी के बारे में। और इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष जो हैं सीएजी के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है वो बता दें, गिरीश चंद मुर्मू जी हैं। प्रेजेंट में गिरीश चंद मुर्मू जी हैं सीएजी के अध्यक्ष जो हैं वो गिरीश चंद मुर्मू जी हैं। तो सीएजी के अध्यक्ष गिरीश चंद मुर्मू जी हैं। कौन से नंबर के हैं तो 14वें नंबर के हैं अपने भारत में जो होता है इसमें 14वें नंबर के इनको गिरीश चंद मुर्मू जी हैं सीएजी के। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है दोस्तों। फिर आता है सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सीबीईसी होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम। सीबीआरआई होता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सीडीएसएल होता है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। थोड़ा फास्ट चलूँगा, मैं बोला ही था पहले, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है दोस्तों। CGSS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। CSCS कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज। सेल होता है कोल ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कोल ऑफ इंडिया लिमिटेड जो होता है PSU होता है दोस्तों, पब्लिक सर्विस यूनिट, और इसका पब्लिक सेक्टर यूनिट कहा जाता है इसको। PSU जो होता है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है दोस्तों, ठीक। और ये जो होता है इसकी वैकेंसी गेट आउट के थ्रू होता है, जो वैकेंसी आती है उसके रिक्वायरमेंट हो जाता है कोल इंडिया में दोस्तों। तो आपको बता दें कि CMO हो गया। नेक्स्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर, आप लोगों ने सुना होगा जो अपने जिले में जाते होंगे तो CMO जो होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं। CP हो गया कमर्शियल पेपर्स हो गया CP। जो इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों मैं खुद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, बाकी आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। उसका CPC हो गया सेंट्रल पे कमीशन। CPI हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, प्राइस इंडेक्स को ये रेगुलेट करता है। उसके बाद से CRISIL जो होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। CRR कैश रिजर्व रेशियो, बैंक में काफ़ी बैंक जो होता है उसमें काफ़ी पूछा जाता है CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। उसके बाद से हो गया CSO सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। CWC सेंट्रल वाटर कमीशन। DOPT होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ECB एक्सटर्नल कमर्शियल ब्रोइंग। ECGC होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। उसके बाद से होता है EPFO, अभी हाल ही में इसकी वैकेंसी आई थी 2023 में। UPSC कंडक्ट कराता है, UPSC की थ्रू इसकी वैकेंसी आती है दोस्तों। और इसको आप लोग बता दें ग्रुप A लेवल का पोस्ट होता है, ग्रुप A का पोस्ट होता है। और ये होता है CPFO का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये रहा EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद से नेक्स्ट है एग्जिम। तो एग्जिम जो होता है ये एक बैंक है दोस्तों, आप लोग को नाम से लग रहा होगा कि क्या है, तो आपको बता दें कि एग्जिम जो होता है एक बैंक है। यहाँ पे आप लिखा भी है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है एग्जिम, जो कि हमारा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, ठीक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है दोस्तों। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है अपने भारत का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ये काफ़ी फाइनेंशियली जो होता है उसको मेंटेन करता है फाइनेंशियली। और उसके बाद से इसका स्थापना एग्जिम जो होता है इसकी स्थापना, इस बैंक की स्थापना आपका दोस्तों 1 जनवरी 1982 ईस्वी में हुआ था। 1 जनवरी 1982 में एग्जिम की स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो होता है दोस्तों वो है आपका मुंबई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है दोस्तों। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। और कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी। तो इसका हेडक्वार्टर जो होता है मुंबई में है एग्जिम बैंक का दोस्तों। और अभी आपके इससे क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष जो हैं, ठीक, इसके अध्यक्ष आपको बता दें हर्षा बंगारी हैं, लेडीज हैं, हर्षा, ठीक, ऊपर लिख देता हूँ 1 मिनट दोस्तों।
इसके जो हैं इस सॉरी ये हाँ, एक्जिम बैंक जो है दोस्तों, इसके अध्यक्ष जो हैं हर्षा, लेडीज हैं, हर्षा बंगारी हैं। तो याद कर लीजिएगा कि एक्जिम बैंक के अध्यक्ष अभी प्रेजेंट में हर्षा बंगारी हैं। ठीक, और दोस्तों थोड़ा स्क्रीन छोटा पड़ता है, इसीलिए इधर उधर कुछ हो जाता है, सही से पूरा लिखा नहीं पाता है, तो मैं इरेज करके फिर लिखता हूँ। जैसे अभी अध्यक्ष को लिखा है कि एक्जिम बैंक के अध्यक्ष हर्षा बंगारी हैं, इसमें आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ हो तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि FAO है। FAO भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है FAO का। और FAO जो है उसका मुख्यालय जो होता है रोम, इटली है। रोम, इटली, इटली के अंदर ही रोम है, इटली की राजधानी। और उसके बाद से इसका FAO का हेडक्वार्टर रोम, इटली हो गया। और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो हैं, छोटा सा लिख दे रहा हूँ, अध्यक्ष जो हैं वो हैं चू डोइंग, चू चौ से चुंग होता है दोस्तों, चुंग डोइंग है। ठीक, इसके अध्यक्ष चू डोइंग है, तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग, आपके सामने स्क्रीन पे है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज है FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FICCI, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी FICCI, इसका आप लोग से क्वेश्चन रहेगा। इस पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI। इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक, बता दीजिएगा आप लोग। और इसका हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली है। ठीक, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो FICCI के अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है FISS, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है। FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। GAAP, जनरल एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि वैकेंसी आती है इसका गेट के थ्रू। GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है GDP क्या है। उसके बाद से GDRS जो होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है। GIC होता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका भी वैकेंसी आया था हाल ही में। ठीक, उसके बाद से GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GNP हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है GNP। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। SDFC एक बैंक है जो कि प्राइवेट बैंक है, इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। SDI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इससे क्वेश्चन बनना है 2023 करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सब मैं ही बता दूंगा तो आपका दिमाग कब चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग भी सर्च करिए और उसको याद करेंगे, सर्च करेंगे, नहीं मालूम होगा तो आप लोग गूगल, यूट्यूब, कुछ कहीं से भी सर्च करके आप लोग देख सकते हैं और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी प्रेजेंट में जो लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया उसमें भारत की रैंक कौन सी है। उसके बाद से नेक्स्ट है HFC जो होता है वो होता है हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी। HUF होता है हिंदू यूनिडिवाइडल फैमिली। IBS होता है इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैटिक्स। ICAR बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी अपने इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कृषि के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा संस्थान है, कृषि के क्षेत्र में सबसे पहले इसकी स्थापना हुआ था ICAR की, और कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा इसकी है। इसका मुख्यालय जो होता है ICAR का न्यू दिल्ली में है। अभी इसमें भी हाल ही में वैकेंसी आया था असिस्टेंट का और टेक्नीशियन का आया था, तो इसके मुख्यालय न्यू दिल्ली में और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें बता दें कि केंद्रीय कृषि जो होता है रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है दोस्तों वो लखनऊ में स्थित है। ठीक, जो केंद्रीय कहिए भारतीय जो होता है कृषि का वो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर स्थित है।
उसके बाद से आपका हो गया आईसीआईसीआई बैंक, आप लोगों ने सबने सुना होगा आईसीआईसीआई बैंक, जो कि प्राइवेट बैंक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में कोई एक एग्ज़ाम याद नहीं आ रहा है, अभी जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, इसमें इसका फुल फॉर्म पूछा गया था और बहुत लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में ही गलती कर दिया था। एंड देख नहीं रहे थे कि एंड भी लगता है, केवल ऐसे लिख दिया गया था कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड भी बीच में आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीएफसी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। आईएफएससीआई होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईआईबीआई जो होता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। आईएलओ जो होता है दोस्तों, आपका बता दें कि आईएलओ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि हाँ आईएलओ यहाँ पे है, आपका देख सकते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ इंटरनेशनल मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय, लेबर मतलब हो गया श्रम, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो गया संगठन। हिंदी में याद रख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ कहा जाता है। और आईएलओ का अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना दोस्तों कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आईएलओ जो है, तो दोस्तों आईएलओ जो होता है उसकी स्थापना कब हुआ था और इसका अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अभी इसका मैं बता दूं कि हेडक्वार्टर आईएलओ जो होता है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर, आईएलओ के हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में थे। और आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा, कि इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में और इसके स्थापना कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद से आईएमडी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमएआर जो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। आईपीपी होता है इंडेक्स ऑफ प्राइस पेड होता है। आईआरडीए जो होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी। और उसके बाद से इसरो, जो कि अपने भारत का आन बान शान कह सकते हैं, इसरो का फुल है, इसका फुल फॉर्म ये एक अपना स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष कह सकते हैं एजेंसी। और उसके बाद से इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। इसरो का स्थापना कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कब कौन है अभी प्रेजेंट में, तो आपको बता दें कि इसरो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने भारत का। इसकी स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था। उस टाइम पे इसके पहले अध्यक्ष जो होते हैं विक्रम साराभाई थे, ठीक। विक्रम साराभाई जी थे। इसरो के स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में होता है। इस टाइम उसके अध्यक्ष जो थे, पहले अध्यक्ष क्या थे, विक्रम साराभाई थे। अभी प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष सोमनाथ जी हैं। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष, इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ जी हैं। और उसके बाद से इसके हेडक्वार्टर जो है वो आपका बेंगलुरु है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर में इसरो का। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका आईएसओ, ये जो है आईएसओ होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ देख सकते हैं, आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। एलआईसी का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सबको जानते हैं। एमसीआई जो होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। एमएचआरडी जो होती है उसका होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एमआईएसआई जो होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाबार्ड जो होता है एक बैंक है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर, ये याद रखिएगा, फॉर आता है बीच में। एग्रीकल्चर एंड आता है बीच में, ये भी याद रखिएगा। रूरल डेवलपमेंट, ये बहुत सारे एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछा गया और इसकी स्थापना पूछी गया। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका स्थापना भी पूछा जाता है, इसकी स्थापना जो होता है दोस्तों, ये है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुआ था। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष जो हैं वो साजी के भी हैं, इसके अध्यक्ष साजी के भी जी हैं इसके अध्यक्ष। नाबार्ड के अध्यक्ष अभी प्रेजेंट में साजी के भी जी हैं। इसका मुख्यालय मुंबई है दोस्तों। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है, याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है आपका NSCO। NSCO जो होता है उसका है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। NSCOM जो होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी होता है NSCOM, जो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर जो होती है डिज़ाइन करता है, कई सारे प्रोडक्ट में इसका नाम भी आता है NSCOM का। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फुल फॉर्म होता है। NCAER होता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च। NCERT बुक होता है। आप लोग जो UPPCS प्री या UPSC या UPPCS की तैयारी करते हैं, कोई भी PCS एग्जाम का, आप लोग देखे होंगे NCERT कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी का फुल फॉर्म है NCERT का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट। NDBP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDBP होता है। NFSH नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। NPA जो होता है, आप लोग देख सकते हैं अभी NPA पेंशन चल रहा है, जो सॉरी NPS पेंशन स्कीम होता है, तो वो है NPA यहाँ पे है। तो NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एस्टेट होता है। NPA होता है नेशनल प्लान ऑफ एक्शन। दोनों का फुल फॉर्म कुछ हो सकता है NPA का, दोनों का मतलब दो अलग अलग है, देख सकते हैं NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट और NPA नेशनल प्लान ऑफ एक्शन। उसके बाद से आता है नेक्स्ट NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। जो पॉपुलेशन जो जनसंख्या है उसका मेंटेन करता है, वो है संस्थान नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। NRI नेशनल रेसिडेंट इंडियन। NRI जो होते हैं आप लोग देखे होंगे, NRI फुल फॉर्म होता है माफ़ करिएगा दोस्तों, नॉन रेसिडेंट इंडिया होगा। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत जल्दी अब देख रहा हूँ, टाइम बहुत हो रहा है यहाँ पे, 26 मिनट हो गए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी से इसको मतलब पढ़ाऊँ, इसलिए जब बहुत फास्ट बोल रहा हूँ। अगर आप लोग को लग रहा है कि और धीरे बोलना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और इसीलिए मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। तो NRI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉन रेसिडेंट इंडिया। NSDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSE होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका फुल फॉर्म अभी ऊपर आप लोगों ने एक देखा था क्या, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये होता है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका भी मुख्यालय मुंबई है, ठीक, इसका मुख्यालय मुंबई है। इसका NSE का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका मुंबई है, और इसकी स्थापना जो होता है 1992 ईस्वी में हुआ था। NSE इसकी स्थापना 1992 ईस्वी हुआ। इसको निफ्टी 50 कहा जाता है, इसका जो क्या नाम है कि स्टॉक होता है निफ्टी 50 कहा जाता है 50। उसके बाद से हो गया NSE हो गया। NSO होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। NSS होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। OECD होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OIL जो होता है PSU कंपनी है, मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड PSU है। ONGC भी PSU है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। PAN जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। अभी हाल ही में एग्ज़ाम में शायद मुझे लग रहा है, कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, RO एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन आया था पैन का, हाँ उसी में आया था, या रेडियो ऑपरेटर किसी में आया था। पैन जो होता है उसमें परमानेंट अकाउंट नंबर कहा जाता है। और उसके बाद से PSC जो होता है वो होता है आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर। PSU जो होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है। सॉरी दोस्तों माफ़ करिएगा, मैं तब से PSU का फुल फॉर्म बोल रहा था, आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट कह रहा था, यूनिट नहीं होता, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है। PSU का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्योंकि माइंड में यही था कि यूनिट होता है, इसीलिए मैं बोल रहा था। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है PSU का फुल फॉर्म। PWD होता है पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट। RBI होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और RRB होता है रीजनल रूरल बैंक। तो RBI का जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जाता है। ये क्या होता है, भारत में जितने भी बैंक जो होते हैं उनके सिस्टम को, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, ठीक, बैंकिंग सिस्टम को RBI रेगुलेट करता है। और RBI जो है दोस्तों उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, और इसका मुख्यालय मुंबई है, ठीक। और इसके शक्तिकांत दास जी अभी अध्यक्ष हैं, शक्तिकांत दास इसके अध्यक्ष है, शक्तिकांत दास जी इसके अध्यक्ष हैं। तो याद कर लीजिएगा RBI के बारे में, ये डिटेल है। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, जल्दी उसके बाद RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। RTO होता है रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस। RTO हो गया। SEBI SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है SEBI का, ठीक। उसके बाद से CSCS हो जाता है सेल्फ हेल्प और ग्रुप होता है। उसके बाद से
सीआई जो होता है वो स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सीडीबी बैंक जो होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत बार पूछा जाता है। सीडीबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो होता है लघु सूक्ष्म जो इंडस्ट्री होते हैं उन्हीं को मतलब इन्वेस्ट करता है, उनको लोन देता है ये सब, और उनको रेगुलेट करता है जो सूक्ष्म लघु मीडियम जो उद्योग होते हैं। तो सीडीबी जो होता है इसकी बता दें आपको, इसका मुख्यालय जो होता है सिडबी का मुख्यालय यही एक है बैंक जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और इसके अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष जो है एस रमत्रा है, पर इसके अध्यक्ष एस रमत्रा है सिडबी के, और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुआ था। याद कर लिए, 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुआ था सिडबी का। लखनऊ मुख्यालय हो गया और अध्यक्ष जो होती है एस रमत्रा है। उसके बाद से SDIC होता है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसके बाद SIDO स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। STCI जो होता है सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। STTD होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। TCS होता है टाटा कंसल्ट सर्विस, ये क्या बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनी है अपने यहाँ भारत की, सॉफ्टवेयर कंपनी बोल सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है। उसके बाद से TERI जो होती है टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। टिस्को जो होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। आपको बता दें टाटा का जो आयरन और स्टील कंपनी जो है वो झारखंड में भी एक है, इसका मेन हब। उसका UGC हो गया अंडर गारंटेड कमीशन UGC, ठीक। उसका UTI होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। VSAT होता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। AD होता है एनोन डोमिनियन। BSF जो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। CAT होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। CSS होता है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। DMC होता है डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर। उसके बाद से हुडॉक होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ISO होता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ISO। MOA होता है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। NBCC होता है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। NCR होता है नेशनल कैपिटल रीजन NCR क्या है, दिल्ली में जो होता है, आप देखेंगे दिल्ली अपनी भारत की राजधानी है, इंडिया की राजधानी दिल्ली है, तो इसके आसपास के क्षेत्र को NCR घोषित किया गया, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उसके बाद से आपके राजस्थान के इन सब जिलों के मतलब आते हैं। तो इसमें आपको जब बता दें कि वही NCR क्षेत्र होते हैं दोस्तों, जो अपने यहाँ दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, उसको NCR कहा जाता है नेशनल कैपिटल रीजन। NHIA होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI होता है। उसके बाद से नोएडा जो होता है वो होता है न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा, इसी के पास होता है ग्रेटर नोएडा जो होता है दोस्तों, ठीक। उसके बाद NIPC होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। दोस्तों बहुत फास्ट पढ़ाया हूँ और कुछ मिस्टेक हुआ है मेरे से बोलने में, तो क्योंकि फास्ट पढ़ा रहा था तो आप लोग याद रख कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उस मिस्टेक को मैं इसी वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लगा हो कि नॉलेज मिला हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, यदि आपको लगता है कि थोड़ा भी आपको नॉलेज मिला है, ठीक, और वीडियो से थोड़ा भी आपको सीखने को मिला है दोस्तों आपको बता दें कि ये एक ऐसा है कि आप लोग आधे घंटे में पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स और उस जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को उसको कवर कर सकते हैं, जो भी फुल फॉर्म होते हैं। तो ऐसा ही और भी वीडियो लाऊंगा, आप लोग चैनल पर प्लीज़ बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मेरी अगर कुछ कमियां हैं तो उसको भी आप लोग बताइएगा, मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं भी एक आप जैसे एस्पिरेंट ही हूँ। और बस आप लोग चाहता हूँ कि जो मैं आप लोग को हेल्प करते रहूँ, जहाँ से मैं निकला हूँ और जो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो वहाँ पे आप लोग को मैं कुछ हेल्प कर सकूँ, बस यही मकसद है, और कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग कमेंट में करिएगा, मेरी कमी मेरी अच्छाई जो भी आप लोग करिएगा, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा कि आप लोग ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो लोग भाई बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।